नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों चुनाव हो गए, 19 अप्रैल को पहली वोटिंग, पहली जून को लास्ट वोटिंग, 4 जून को आपके रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। इसके साथ ही बहुत सारे इश्यूज़ और जो इलेक्टोरल बॉन्ड से निकल कर आ रहे थे और एक-एक करके जो सूचनाएँ आई हैं और विस्तार से हमने अपने चैनल पर आज सुबह भी और कल भी बहुत सारी सूचनाएँ आप तक पहुँचाई हैं और आज दोपहर की डिबेट जो थी उसके अंदर हमने खास तौर से अब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, उनको हमने कंपाइल किया ऑलमोस्ट 25 स्लाइड के अंदर और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर उसके अंदर पेश की कि पूरे बॉन्ड से जो पिक्चर निकल रही थी, वो क्या थी और मोदी बैकफुट पे क्यों है। कैसे एक वसूली तंत्र का विकास किया गया, कैसे ये सारा पाप का एक घड़ा भरा हुआ जो हमारे सामने आया है, वो देखकर हैरानी हैरानी होती है कि क्या ये लोकतंत्र या राजतंत्र था या फिर कोई ये पाप तंत्र था, वसूली तंत्र था। जिस ढंग से अंडरवर्ल्ड के अंदर भाई लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, किसी को उठवाने के लिए, किसी को मारने के लिए या वसूली करने के लिए, उसी किस्म की प्रक्रियाएँ सारी की सारी भारत में देखने को मिली और एक बड़े वसूली तंत्र का निर्माण किया गया और अ, राहुल गांधी का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ बिगेस्ट एक्सटॉर्शनिस्ट ऑफ दिस कंट्री। ये कमेंट काफ़ी बड़ा कमेंट है उनका। और जिस ढंग से अलग-अलग फर्म्स के ऊपर जो सारी रेड डाली गई, जो पैसे दिए उन्होंने, एक बात तो उससे पूरी तरह से ज्ञात हो गई कि चीज़ें बहुत गहरे तक थी यहाँ पर। एक तरह से पूरे माफिया तंत्र का निर्माण हुआ था। लेकिन अब जंग शुरू होने जा रही है। अगर कहीं मोदी हारे, यकीन मानिएगा मोदी बच नहीं पाएँगे, उनके जेल जाने की भी बारी आएगी। क्योंकि इतने सारे पाप लेके वो जाएँगे कहाँ? और जब एक-एक करके अब धागे जुड़ते चले जा रहे हैं कि कैसे रेड मारी गई, कैसे पैसे वसूले गए, कैसे उनको धमकियाँ दी गईं और कैसे उनके एक से एक जो अमाउंट्स जो बढ़कर आए हैं, वो अपने आप में एक नई कहानी कहते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक देशपांडे जी, नागपुर से और तमकीन फयाज़ साहब उत्तर प्रदेश से, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, आप तक आवाज़ आ रही है? जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने वक़्त निकाला और आज मेरा भी कुछ डिले हुआ है क्योंकि थोड़ी भारत जोड़ो यात्रा को मैं भी आज कवर करने चला गया तो वहाँ से आते-आते बहुत भीड़ थी, तो काफ़ी डिले हो गई। ख़ैर, विवेक जी अब तो चुनाव अनाउंस हो गए हैं और ख़ास तौर से जो हमारे पास अभी जो घटनाएँ निकल कर आई हैं, वो ये बताती हैं कि कई चुनाव तो ऐसे हैं जो एक फ़ेज़ वाले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में एक ही फ़ेज़ में 13 मई को है। उसके बाद उत्तर प्रदेश वगैरह के अंदर तो ऑलमोस्ट 7 फ़ेज़ के अंदर पूरे चुनाव हैं, ये भी देख के हैरानी हो रही है। बाकी भी कुछ और हो सकता है वेस्ट बंगाल को भी 7 फ़ेज़ में उन्होंने किया गया हो, बिहार को 7 फ़ेज़ में ये लेके गए हैं। कुछ और भी हैं जिनको 7 फ़ेज़ के अंदर शायद मुझे लगता है कि वो ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी ये यहाँ पर मैं देखता हूँ। जी हाँ। उत्तर प्रदेश है और साथ में वेस्ट बंगाल को भी 7 फ़ेज़ के अंदर ये लोग लेके चले गए हैं। जम्मू कश्मीर को 5 फ़ेज़ में ले जाने का मुझे तात्पर्य समझ नहीं आया। टोटली 5 सीटें वहाँ पर लद्दाख की सीट तो अलग थी। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों को 5 फ़ेज़ के अंदर चुनाव करवाया गया। ये एक अजब-गजब कहानी है यहाँ पर। और ख़ासतौर से यहाँ पर जो 19 अप्रैल 24 को पहला फ़ेज़ है, 26 अप्रैल दूसरा फ़ेज़, 7 मई तीसरा फ़ेज़, 13 मई चौथा फ़ेज़, 20 मई पाँचवाँ फ़ेज़, 25 मई छठा फ़ेज़ और 1 जून 7वाँ फ़ेज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 3 या 4 फ़ेज़ में कुछ साउथ के तो ऐसी स्टेट्स हैं, जहाँ 1 फ़ेज़ में गुजरात के अंदर भी एक ही फ़ेज़ के अंदर चुनाव होने जा रहा है, मेघालय में 1 में, मिज़ोरम में 1, नागालैंड 1 अ, तमिलनाडु भी पूरा पहली फ़ेज़ के अंदर संपन्न हो जाएगा, तेलंगाना पूरा का पूरा 1 फ़ेज़ में संपन्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कि साउथ इंडियन स्टेट तो सारे 1 में हैं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल को 7-7 फ़ेज़ के अंदर तोड़ दिया गया है। फ़र्क सिर्फ़ इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी को प्रसार-प्रचार करना है और इतना लंबा स्प्रेड मुझे लगता है हर गुज़रते चुनाव के साथ ये स्प्रेड बढ़ता ही चला जा रहा है। चिंताजनक है, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। विवेक जी पहली टिप्पणी आपसे लूँगा। जी दिनेश जी ये एक्सपेक्टेड ही था। जिस तरह से उन्होंने स्टैगर्ड राउंड्स में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की पोलिंग डेट्स डिसाइड की है। जैसे कि महाराष्ट्र में 5 फ़ेजेज़ में चुनाव है। मतलब मैंने इससे पहले महाराष्ट्र में 3 फ़ेजेज़ का चुनाव देखा है। अब ये 5 फ़ेजेज़ में महाराष्ट्र में होने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, बंगाल। इन जी। इनमें साथ-साथ मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। जी, जी। हाँ, इनमें साथ-साथ फेजेस में है, ये भी एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही था। इसलिए कि जो सबसे मुश्किल स्टेट्स है, जो सबसे चैलेंजिंग स्टेट्स है बीजेपी के लिए, वहाँ पर उनको इलेक्शन माइक्रो मैनेज करने की दृष्टि से सुविधा हो। इस प्लानिंग के साथ ही ये सारी डेट्स जो है वो डिसाइड की गई होगी। इसके बारे में मेरे मन में तो कम से कम कोई शंका नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में 7-8 फेजेस में इलेक्शन लिया था। पश्चिम बंगाल तो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा स्टेट तो नहीं है। पॉपुलेशन वाइज़ है, सीटों की संख्या के मामले में भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ज्योग्राफिकली तो वो छोटा स्टेट है। तो और मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन मैनेज करने का जहाँ तक सवाल है, तो जो जिसका जियोग्राफिकल एरिया कम हो वो ज़्यादा आसानी से मैनेज हो सकता है, ऐसी मेरी समझ है। तो अब ठीक है कि ब पश्चिम बंगाल में हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन कतई वो 7 या 8 फेजेस को जस्टिफाई करने वाला मामला नहीं है। अ, तो इस तरह से ये सारा माइक्रो मैनेजमेंट की दृष्टि से जो प्लानिंग अ, अब कोई ये कहेगा कि आप ये कह रहे हैं, आप इस तरफ की एक तौहीन इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के सुविधा के हिसाब से ही डेट्स अनाउंस करती है। अब इसके लिए खुद इलेक्शन कमीशन ही ज़िम्मेदार है। वो राहुल गांधी को नोटिस दे देते हैं। वो भी इलेक्शन से पहले भी दे देते हैं, इलेक्शन के दौरान और बाद में भी दे देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस नहीं देते। और नरेंद्र मोदी का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है, उसका कॉग्निजेंस नहीं लेते। तो इससे हमारे लिए एक बेसिस बन जाता है, ये मानने के लिए कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो बीजेपी के इशारे पे इस तरह की पोल अरेंजमेंट्स करता है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर इतना आसान है, अगर मोदी जी इतने पॉपुलर है कि अगर पत्थर भी खड़ा कर दिया जाए, तो बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आ सकता है, पत्थर भी चुन के आ सकता है, इतने मोदी जी पॉपुलर हैं। तो फिर ये सब माइक्रो मैनेज करने की क्या ज़रूरत है? इतनी इतनी सारी अरेंजमेंट्स करने की, इतना स्टैगर्ड स्पेस आउट करने की ज़रूरत क्या है? और दूसरी बात तो ये है कि आप तो वन नेशन वन इलेक्शन वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वाले इतने फेजेस में 1 डेढ़ महीने तक इलेक्शन चलाएँगे, ये तो आपके रेपुटेशन को, आपके विचार को शोभा देने वाली बात नहीं है। अगर आप सारे देश के लोकसभा, विधानसभा और पंचायत तक के इलेक्शंस, हाँ, नगर पालिका, महानगर पालिका सारे इलेक्शंस अगर आप इकट्ठा लेने की मंशा रखते हैं 2029 में, तो जब अ, उसकी उसके दृष्टि से आपके लिए तो एक ड्रेस रिहर्सल भी हो जाता है। अगर आप इस इलेक्शन को कम से कम समय में और कम से कम फेजेस में करके दिखाते, तो कोई बात तो बनती। मतलब लोग आपके वन नेशन वन इलेक्शन के प्रॉमिस पर थोड़ा-सा विश्वास भी करते कि देखिए ये इन्होंने करके दिखाया। अगर ये सेमीफाइनल जैसा वो करके दिखाते, तो लोग विश्वास भी करते कि देखिए ये कर सकते हैं, इन्होंने करके दिखाया और 2029 में तो पूरी तरह से करके दिखाएँगे। तो इस तरह का एक विश्वास भी लोगों के मन में जगता, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाज़ी वन नेशन वन इलेक्शन की जो है वो करेंगे नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करना, जिस तरह से उन्होंने विमेन्स रिजर्वेशन की बात की, करना तो उनको 2029 में था, लेकिन पहले से ही एक इलेक्टोरल प्लैंक बनाने की दृष्टि से पहले ही कर लिया। अब जनवरी 5 को इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, एक ये जो कोविन कमिटी है, उनके द्वारा पूछा गया कि आप बताइए लॉजिस्टिकल तैयारी क्या करनी होगी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? अरे भाई जनवरी 5 को पूछने का क्या मतलब? 2024 में करना है क्या आपको वन नेशन वन इलेक्शन? 2024 में तो नहीं करना है, पर इतनी जल्दी-जल्दी में आपको ये पूरी रिपोर्ट समेट कर पूरा इतना हज़ारों पन्ने का रिपोर्ट बनाकर सबमिट भी करना है। इतने जल्दी 2024 से पहले क्यों? ताकि फिर सरकार मतलब इस बात की चर्चा शुरू हो और इलेक्टोरेट में इस बात की चर्चा हो जाए कि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, इनको लगता है कि उससे लोग प्रभावित हो जाएँगे और इनके पक्ष में वो मामला जाएगा पूरा, ऐसा लगता है, इसलिए इन्होंने इसकी इतनी तैयारी की। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन का
की कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हैं या फिर दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए तो ड्रेस रिहर्सल होना चाहिए 2024 का इलेक्शन, तब जाके लोग विश्वास करेंगे ना। लेकिन आपने वो नहीं किया क्योंकि आप तत्कालिक जो मैनेजमेंट होता है वही करते हैं। 2029 में आप भले ही कुछ अलग करेंगे, लेकिन आज आपको ये करना ज़रूरी है इसलिए आप ये कर रहे हैं। तो कोई स्टेपिंग स्टोन तो आप इसको नहीं बना रहे 2029 के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी के सुविधा के लिए अगर इसको स्टैगर किया जाता है, तो फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भई क्या क्या हमारे इलेक्शंस सचमुच फ्री एंड फेयर है? इलेक्शन की डेट्स, इलेक्शन के फेजेस ये सारे जो है वो मायने रखते हैं। वो किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नहीं है, इसका भी गणित होना चाहिए। और इसके दृष्टि से मतलब वो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उससे बने, ये होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी का पलड़ा भारी हो, इस दृष्टि से ये पूरा रोल आउट हुआ है ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं अभी जब इलेक्शंस एक्चुअली होंगे तब वो किस तरह से निभाया जाता है, ये सारे पूरे इलेक्शन को किस तरह से वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है प्लान, ये देखना होगा। ये माना जाता था आमतौर पर कि 2024 की इलेक्शंस जो है सबसे क्रूशियल है और हो सकता है सबसे हिंसक भी हो जाए। इस तरह की भी अटकलें लगाई जा रही थी। अभी तक तो इस तरह का कोई हमें दिख नहीं रहा, इस तरह का असर कुछ दिख नहीं रहा। एक बार पोल कैंपेन शुरू हो जाए, घमासान शुरू हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप कि ये इलेक्शन शांततापूर्ण मार्ग से चले और खत्म हो जाए और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार, सचमुच डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार इस देश में प्रस्थापित हो और बदलाव अगर हो सके तो इस देश के लिए सबसे अच्छा होगा। हर 10 साल के बाद, हर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद हर देश में, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, बदलाव होना चाहिए ताकि देश को एक विकल्प पीरियडिकली मिलता रहे और किसी एक पार्टी के चंगुल में पूरा देश 20-20, 30-30 साल फंसा रहे, ये ना हो। ये कांग्रेस के साथ हुआ है, जब कांग्रेस थी, उसके बाद अब ये बीजेपी के साथ नहीं होना चाहिए, ये साइकिल ब्रेक होनी चाहिए। दिनेश जी।